वेद को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अनी थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन परिवार वालों को देखकर वह चुपचाप खड़ी रहती है। वेद उसके पास आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर वह कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सब क्या है? उसकी बात सुनकर अहान अपने रोबदार आवाज में वेद से कहता है, इसे अपनी पीली आंखों से तुम डराना बंद करो। और हाँ, ये सब हम सभी लोगों ने मिलकर तुम्हारे लिए प्लान किया है और तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते, समझे? वेद अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, मैं आपसे नहीं, इससे बात कर रहा हूँ। फिर अनु को घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, अब तुम अपना मुंह खोलोगी? क्या कह रही हो? यहाँ और ये सब तुमने प्लान किया है ना? क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसी बचकानी हरकत नहीं की। उसकी बात सुनकर रानी उसको देखकर कहती है, हाँ मैंने किया है और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। तुम ही तो हमेशा कहते हो। उसके बाद सना की तरफ देखकर कहती है, आंटी आपने कहा था ना कि मुझे जाने दीजिए अपने बेटे से, लेकिन उसने कहा था वह मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। तब आप भला वह मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहा है? पूछो जरा उससे। उसकी बात सुनकर वेद उसके आम को पकड़ता है और फिर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। उसकी हरकत को देखकर आहान गुस्से से कहता है, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर इस लड़की को तुमने जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। उसकी बात सुनकर वेद के कदम रुक जाते हैं और वह पीछे पलटकर आहान को देखकर कहता, डैड आप एक लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो और मुझसे अपना नाता तोड़ना चाहते हो। आहान कहता है, सही कहते हैं सब लोग, तुम्हारी शक्ल भले ही मुझ में मिलती है, लेकिन तुम अकल और दिल के मामले में मुझ पर नहीं, अपने अंकल और अपने फूफा पर गए हो, और पता नहीं कि शैतान ने तुम्हारे दिमाग की रचना की है। तुम कभी मुझ पर जा ही नहीं सकते। वेद तिरछा मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं आपकी तरह दयावान नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के सामने अच्छा बनने का शौक है, इसलिए आप चाहें कुछ भी कहिए। उसके बाद अनी की तरफ देखकर कहता है, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए शांति के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भेज रहा हूँ। और दूसरी बात, आइंदा कभी मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। उसकी बात सुनकर आनी अपने आर्म को उसके हाथ से छुड़ाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, लुक मिस्टर राठौर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम इस्तेमाल करके ऐसे ही सड़क पर ले जाकर छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। आपने ही तो कहा था मुझसे, आपको नहीं पता? वेद कहता है, तुम आग से उलझ रही हो, दूर रहो वरना जल जाओगी। आनी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। उसकी बात को सुनकर वेद उसे और घूरने लगता है तो आनी धीरे से सबके सामने उसके होंठों पर किस करती है और कहती है, चूम कर तुम्हारे लबों को पता चला
आग और पानी का साथ कैसा होता है। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। वेद जैसे उसे कुछ कहने वाला होता है कि आहान कहता है, बहुत हो गया अब तमाशा, चलो चुपचाप केक काट लो। वेद कहता है, आपको क्या लगता है आपकी इस फालतू के फंक्शन के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप सबने इतना बुरी तरीके से प्लानिंग की है तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। ओनी उसके हाथों को पकड़ती है और उसे खींचते हुए मेन हॉल के पास केक के पास ले जाती है और कहती है, तुम्हें मीटिंग के लिए अंकल ने भेजा था ना, अंकल ने ही तुम्हें वापस बुला लिया है। अब चुपचाप केक कट करो और सबको एक प्यारी सी मुस्कान के साथ केक खिलाओ। वेद गुस्से से कहता है, मैं किसी की बात नहीं मानता क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस। शौर्य और वीर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, हमारा भी तो बर्थडे है, कम से कम हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो। वेद उन दोनों को तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल थे ना, तुम दोनों की भी मैं नहीं छोड़ूंगा। शौर्य और वीर एक साथ कहते हैं, टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तमाशा करना बंद करो और चुपचाप केक कट करो। कहकर वह दोनों वेद को उठाकर ले जाते हैं और फिर सामने खड़ा कर देते हैं। वीर कहता है, सबसे बड़े तो आप हो शौर्य भाई, इसलिए चलो आप कट करो। उसकी बात सुनकर शौर्य पहले वेद का हाथ पकड़ता है, फिर वीर का, और तीनों एक साथ केक को कट करते हैं। सभी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और सभी उन लोगों को केक खिलाते हैं। आहान कहता है, तुम तीनों का बर्थडे गिफ्ट तुम्हें कल मिल जाएगा, जाओ अब डिनर करके सब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। वेद कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह कहकर वह जाने लगता है तो आहान कहता है, तुम अब राठौर मेंशन में रहोगे, यह मेरा ऑर्डर है। वेद पलटकर उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखें छोटी करके कहता है, और अगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूँगा। वेद के सवाल पर आहान कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हेल को पूरी तरीके से बंद करवा दिया है और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर वेद कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेल आपके बगैर खुलेगा नहीं। वह मेरा महल है और वहाँ पर मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलता है, किसी और का नहीं। आहान कहता है, तो ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो ओनी को भी अपने साथ लेकर जाओ। वेद कहता है, मैं उसे उसके मॉम डैड के पास छोड़ दूँगा। तो ओनी जल्दी से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी भी तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, इसलिए तुम मुझसे ऐसा पीछा नहीं छुड़ा सकते। वेद कहता है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ तो मैं उसे तोड़ भी सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सभी बंधनों से मुक्त करता हूँ। ओनी कहती है, तुम मुझे अपने असिस्टेंट के फर्ज से मुक्त तो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूँ। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, जहाँ पर हमारी इज्जत ना हो हमें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहते हुए वह आहान और सना की तरफ देखती है
और कहती हैं, आंटी अंकल मैं चलती हूँ, मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, बाय। यह कहकर वह जाने लगती है तो सभी उसको हैरानी से देखते हैं। वेद खुद हैरान था। उज्जवल जल्दी से अवनी के सामने जाते हुए उससे कहता, तुम तो अभी भाई को छोड़ने को तैयार नहीं थी और अचानक ऐसे जा क्यों रही हो? अवनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा भाई खुद मेरे पीछे आएगा, क्योंकि उसका और मेरा एक ऐसा अटूट बंधन बन चुका है जिसके लिए मुझे उसके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे मेरे साथ चलने की ज़रूरत है। परेशान मत हो, और अगर वह नहीं आया तो क्या हुआ? वह अपनी ज़िंदगी में आगे और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे। कल कॉलेज में मिलते हैं, वीकेंड ख़त्म हो रहा है, बाय। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वे सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं आप सबको अपनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। यह कहकर वह हेल की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद सना अहान की तरफ देखकर परेशान होकर कहती है, इतनी रात को अवनी को अकेले जाने देना सही होगा क्या? उसकी बात सुनकर अहान कहता है, मुझे नहीं लगता कि वेद उसे अकेले जाने देगा। शौर्य कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद अभिनय की तरफ देख कर कहता है, तुझे क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों है? चल चलते हैं, मॉम डैड से भी मिलना है। यह कहकर वह सभी भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगली सुबह अभिनय का घर। अभिनय रात भर सोया नहीं था। वह अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि पिया कोई इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रही थी। अभिनय उसके पास जाकर कहता है, माँ। उसकी आवाज़ सुनकर पिया उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, क्या हुआ? आज तुम्हें तुम्हारी माँ की कैसे याद आ गई? अभिनय उसके पास जाता है और फाइल को हटाकर उसकी गोद में ज़मीन पर बैठकर अपना सिर रखते हुए कहता है, माँ मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर पिया उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती मत करना और उसका साथ किसी भी हालत में मत छोड़ना। अभिनय उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा माँ, लेकिन वह मुझे छोड़ रही है। उसकी बात सुनकर पिया उससे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभिनय कहता है, वह मुझसे प्यार नहीं करती माँ, वह बस नाटक कर रही है और मुझे नहीं पता वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। पिया कहती है, क्या तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो? अभिनय कहता है, हाँ मैं सच में उस लड़की से प्यार करता हूँ। और वह कह रहा था कि पिया ने जो फाइल टेबल पर रखी थी वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसमें मानवी की फ़ोटो बिखर जाती है। मानवी की फ़ोटो को देखकर अभिनय उस फ़ोटो को जल्दी से उठाता है और कहता है, माँ यह तो मानवी है, आपके पास इसकी फ़ोटो कैसे है? पिया कहती है, इस लड़की को बीमारी है और कैंसर के लास्ट स्टेज में है और साथ में इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत है। यह तकरीबन 2 महीने की मेहमान है।
वैसे तुम इसके बारे में कैसे जानते हो और तुम्हें इसका नाम कैसे पता? अभिनय नम आँखों से उनकी तरफ देखता है और कहता है, माँ यह मानवी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर पिया हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? अभिनय कहता है, माँ क्या आप इसे बचा नहीं सकते? उसकी बात सुनकर पिया कहती है, मैंने इस लड़की से कई बार बात की लेकिन शायद यह जीना ही नहीं चाहती। जब मैं इसको कहा करती थी तब वह अक्सर कहती थी कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा दुख दिए हों। उसे जितने दिन की ज़िंदगी मिली है उतने में ही खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अपनी ज़िंदगी और नहीं बढ़ाना चाहती। अभिनय गुस्से से कहता है, वह ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? उसको जब पता था कि उसे इतना खतरनाक बीमारी है तो उसे मुझे एक बार बताना चाहिए। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उससे अपने सभी सवालों के जवाब लेकर ही रहूँगा। यह कहकर वह उस फाइल को अपने हाथों में पकड़ता है और कमरे से बाहर सीधा मानवी के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। शांति बिला मिलन अपनी बाइक अंदर की तरफ ले जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, आपको अंदर जाना मनाही है। उसकी बात सुनकर मिलन अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाता है और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए उस बॉडीगार्ड से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ और दूसरी बात, मुझे अपने शब्द तुम जैसे लोगों के ऊपर ख़त्म करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए चुपचाप गेट खोलो और मुझे अंदर जाने दो। कभी गेट के पास आस्था की गाड़ी आकर रुकती है और जब वह मिलन को देखती है तो गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे घर के पास आने की? निकल जाओ यहाँ से, अंदर से। कभी अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। मिलन अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाता है और अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं कि मिलन उसके गले को पकड़कर उसे ज़मीन से तकरीबन 4 इंच ऊपर उठा देता है। यह देखकर आस्था जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है और गुस्से से कहती है, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो उसे। मिलन एक नज़र दूसरे सिक्योरिटी गार्ड पर डालता है और उसे छोड़ देता है और गेट को एक लात मारकर आस्था के पास जाता है और उसके गले में अपना हाथ डालकर उसे बाल सहित पकड़कर अपने चेहरे के पास लाता है और कुछ समय तक उसे देखने के बाद उसके होठों पर अपने होंठ को रख देता है। आस्था तो उसे खुद से दूर करके एक थप्पड़ उसके गाल पर रख देती है।